हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जेआरएफएल है। सो यूजीसी नेट पेपर वन के जो भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, किससे रिलेटेड, रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड, आज उसकी एक पीवाईक्यूज की वीडियो में लाया हूँ यहाँ पर आप लोगों के साथ। और जो भी पीवाईक्यूज होंगे उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वो भी हिंदी में, और वर्ड बाय वर्ड उन्हें समझाएंगे किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं और किस तरीके से अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के। और ये आपके दिसंबर के जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2025 का। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में ये हमारी फर्स्ट क्लास है। इसके पहले भी मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के 3 वीडियोस बनाए हैं पीवाईक्यू सीरीज़ में, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। आपको आई बटन पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट। साथ साथ जो जून 2025 में भी एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, हाँ जून 2025 में एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसके जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज थे उनको भी मैंने कवर कराया है, और उसकी प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। ऑन पीवाईक्यूज एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ दिसंबर के जो पीवाईक्यूज, दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी पीवाईक्यूज की भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको भी मैं लास्ट में लगा दूंगा जिससे कि आप लोग पूरा उसको देख सकें और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें। और भी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि हिंदी में हैं, और बाकी इंग्लिश में भी हैं कुछ, तो बाइलिंगुअल भी हैं। तो आप उन सभी को एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिए जिससे कि आपको जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट का, उसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए और आप सभी लोग जेआरएफ क्लियर कर पाएँ। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि द रिसर्च इज, रिसर्च क्या है। अ पर्पसफुल सिस्टमैटिक एक्टिविटी, क्या है कि एक पर्पसफुल और सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, ठीक है। कंडक्टेड फॉर प्योरली एकेडमिक पर्पस, कह रहे हैं कि जो रिसर्च होती है वो सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस के लिए ही कंडक्ट करी जाती हैं। एकेडमिक पर्पस मतलब जैसे जो भी लोग कॉलेजेस में या कहीं पर पढ़ते हैं, सिर्फ वही लोग कंडक्ट करते हैं या उसके लिए कंडक्ट करी जाती हैं। तीसरा ऑप्शन है कंडक्ट टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट प्रैक्टिकल इश्यूज, की रिसर्च इसलिए कंडक्ट करी जाती है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएँ जो कि क्या हो, प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल मतलब जो हमारे आम जनजीवन से जुड़े हुए हैं। और लास्ट ऑप्शन है अ रैंडम अनप्लान्ड प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, क्योंकि रिसर्च क्या है, कि रिसर्च क्या है, एकदम रैंडम होती है, अनप्लान्ड होती है, मतलब कोई प्लान नहीं है और एकदम से जो भी डिस्कवरी हो गई भाई हम क्या बोल देते हैं, रिसर्च बोल देते हैं। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है कौन सा, आ पर्पसफुल सिस्टमैटिक एक्टिविटी। तो रिसर्च क्या है, एक पर्पसफुल है, रिसर्च में क्या होता है, एक पर्पस होता है और वो एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, ठीक। अब जो भी आप कोई भी व्यक्ति रिसर्च करता है तो एक सिस्टमैटिक मैनर में करता है, ठीक, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक, कुछ उसकी रिसर्च डिज़ाइन होगी, किस तरीके से आप रिसर्च को कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक। तो जो सिस्टमेटिक एक्टिविटी है या फिर जो रिसर्च है वो क्या होगा, प्रिंसिपल बेस्ड हो, कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे उसको कहेंगे, पैरामीटर्स पे उसको कुछ तय किया जाता है या फिर नापा जाता है, ठीक। तो हमेशा रिसर्च क्या होगी, एक पर्पस होगा उसमें, साथ साथ एक वो सिस्टमेटिक एक्टिविटी होगी। तो इसका हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस इज, कह रहे हैं कि ऐसा आइडिया या फिर ऐसी विचारधारा जिसमें हमें पता चलता है कि जो नॉलेज है वो कहाँ से आती है, सिर्फ एक्सपीरियंस है। तो वो क्या है, रेशनलिज्म, डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिक, एम्पेरिसिज्म। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो एम्पेरिसिज्म हो जाएगा, ठीक। तो कह रहे हैं कि कोई ऐसे आइडियाज या फिर ऐसी कोई नॉलेज जो कहाँ से आती हो, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आती हो, ठीक, पास्ट एक्सपीरियंस से आती हो, वो क्या कहलाएगा, एम्पेरिसिज्म, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप, रिसर्च बहुत इजी है लेकिन आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से उसके ऊपर पढ़ लेना है, साथ साथ उसको आप अच्छे से समझें एक बार, ठीक है। तो देखते हैं, इन एवरी फील्ड रिसर्च परसूट्स प्रमोट सिस्टमैटिक एंड ग्रेजुअल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज बट डिस्कवरीज आर रेयर। कह रहे हैं कि किसी भी फील्ड में जो रिसर्च है उसको जब प्रमोट करते हैं किसी सिस्टमैटिक ऑर्डर में, ठीक है, या उसकी जो नॉलेज है उसको हम एडवांसमेंट करते हैं, उस नॉलेज की ग्रेजुअली उसको एडवांस करते हैं, तो उसमें जो डिस्कवरीज हैं क्या वो रेयर हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर से कुछ प्रश्न दिए गए हैं क्यों हो जाती हैं। ये रिजल्ट इज अ कंटिन्यूअस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन,
It is not common to be able to think beyond a grooved channel. Sustained experimental work needed for discovery is not easily forthcoming, and most people lack the depth of knowledge needed for सॉरी तो हमारा इसका जो सही ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाए कि मोस्ट पीपल लैक द डेप्थ ऑफ नॉलेज नीडेड फॉर इट। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो कि नॉलेज की डेप्थ को नहीं समझ पाते हैं, उसके कारण क्या होता है, ये जो डिस्कवरीज हैं रिसर्च में बहुत ही कम हो जाती है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। A researcher is expected to be a well-read person. ठीक, one research gives birth to another research. All researchers contribute to existing knowledge. A good researcher is a nice person. सॉरी, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक, हमें यहाँ बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो कह रहे हैं कि a good research is a nice person. रिसर्चर इज अ नाइस पर्सन, कह रहे हैं कि जो भी रिसर्च अच्छी होगी, ठीक, तो जो भी रिसर्च अच्छी करी जाएगी, सॉरी जो भी रिसर्चर होगा, ठीक, क्या उसके द्वारा हमेशा अच्छी ही रिसर्च करी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट वन, द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज जज्ड बाय द, कहने जो रिसर्च की क्वालिटी है वो किसके बेसिस पे जज होती है, रेलेवेंस ऑफ रिसर्च, मेथोडोलॉजी मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन कंडक्टिंग द रिसर्च, डेप्थ ऑफ रिसर्च और एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च। कह रहे हैं कि जो रिसर्च की जो क्वालिटी है उसको किस बेसिस पे हम लोग जज करते हैं, तो उसकी जो मेथोडोलॉजी होती है, आपने क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करी है उस रिसर्च को करने में, ठीक, वही उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपनी उस रिसर्च को जज कर पाते हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ रिसर्चर। कह रहे हैं कि इनमें से ऐसी क्या है जो कि रिसर्चर की क्वालिटी नहीं होगी या नहीं हो सकती है। यूनिसन विद दैट ऑफ विच ही इज इन सर्च, ठीक, ही मस्ट बी ऑफ अलर्ट माइंड। कहना है कि उसका जो माइंड होगा वो एकदम अलर्ट होना चाहिए। हमें देखिए यहाँ पूछे क्या, नॉट पूछे हैं, ठीक, तो जिसका अलर्ट माइंड होगा तो वो तो अच्छी रिसर्च करेगा ना, तो ये तो बिल्कुल ही हट जाएगा, क्यों, है ना। फिर कीननेस इंक्वायरी, जो भी कीननेस मतलब बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को समझता होगा, तो भी एक अच्छा रिसर्चर होगा, उसकी क्वालिटी होगी, तो ये भी हट जाएगा। हिज assertion टू आउटस्ट्रिप द एविडेंस, मतलब उसकी आदत कि जो भी एविडेंस है उसको उजागर करना, तो ये भी हट जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, यूनिसन विद दैट ऑफ विच ही इज इन सर्च। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। यानी कि इनमें से ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि रिसर्च के में एक तरीके से मेन टास्क होते हैं आज की मॉडर्न सोसाइटी में। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट इन द नॉलेज, देन टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, then to write a critique on the earlier writing, and then to systematically examine and critically analyze the investigation or sources with objectivity। तो देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन में भी क्या ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि आप लोग जितने से टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और नहीं भी पढ़ते आ रहे हैं, तो जो भी PYQs हैं आप उनको लगाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे कि, एक सेकेंड, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, टू सिस्टमेटिकली एग्जामिन एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशन और सोर्सेज विद ऑब्जेक्टिविटी। हमारा फोर्थ ऑप्शन जहाँ जहाँ पर होगा वो हम देख लेंगे, तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, बाकी इसको हम कट कर देंगे और इसको भी हम कट कर देंगे, ठीक। फिर टू डिस्कवर न्यू थिंग कैन रिसर्च, आज के समय में जो रिसर्च है मॉडर्न सोसाइटी में, तो क्या नई चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए होती है, तो बिल्कुल होती है। तो फोर्थ और टू जहाँ साथ में हो, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। एक सेकेंड, फिर और जो हमारा कह रहे हैं, हाँ, थर्ड वाला क्या है, टू राइट अ क्रिटिक ऑन द अर्ली राइटिंग, नहीं ये गलत हो जाएगा, तो थर्ड वाला हटा दीजिए, तो ये भी हट जाएगा। हमारा जो ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु, यानी रिसर्च ऐसे व्यक्ति के द्वारा करी जाती है कैसा हो, हैज स्टडी रिसर्च मेथोडोलॉजी, उस व्यक्ति ने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी हो, होल्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, पोजेसेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, उसके पास अच्छी थिंकिंग और रीजनिंग की एबिलिटी हो, और एक हार्ड वर्कर हो। तो इसमें से हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा जो सी ऑप्शन है कि पोजेसेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, मतलब वो अच्छा सोच सके और रीजनिंग एबिलिटी उसकी अच्छी हो, तो वही क्या होगा सर, अच्छा रिसर्चर होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्च इज ऑलवेज, क्या रिसर्च हमेशा कैसे होनी चाहिए, वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, फिलिंग द गैप्स बिटवीन द नॉलेज, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होगा, जो रिसर्च होगी, जो होती है रिसर्चेस, ठीक है, ओल्ड नॉलेज को वेरीफाई करें, नई नॉलेज को भी एक्सप्लोर करें, साथ साथ जो भी गैप है उस नॉलेज में उसको भी क्या करें, फिल कर दें। तो हमारा सही ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, ठीक, ऑल ऑफ द अबव। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड, ठीक। तो पहला हिस्टोरिकल मेथड, सर्वे मेथड, फिलोसॉफिकल और एक्सपेरिमेंटल, इधर है पास्ट इवेंट, विजन, प्रेजेंट इवेंट और फ्यूचर एक्शंस। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हिस्टोरिकल मेथड का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री मतलब किसी से जुड़ी हो पास्ट से, ठीक। तो ए का वन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या हमारा सर्वे मेथड, तो सर्वे किससे होगा, किसी विजन से जुड़ा होगा। फिर फिलोसॉफिकल मेथड, क्या फिलोसॉफिकल मेथड, ये किससे जुड़ा होना चाहिए, प्रेजेंट इवेंट से, और एक्सपेरिमेंटल फ्यूचर इवेंट से जुड़ा होना चाहिए, ठीक। देखिए सब नॉर्मली सामने सामने लगे हैं, तो इसका हमारा बी ऑप्शन एकदम पीपीवाई उसको देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन, वो भी हिंदी में, और जो कि हमारी यूजीसी नेट पेपर वन के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से, कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज द pioneer in micro teaching concept started in 1961। कह रहे हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि माइक्रो टीचिंग के कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा अग्रसर है या फिर आगे है, और कब से, 1961 से। हमारे ऑप्शन है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और द जेएनयू यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसका हमारा सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक। कौन सा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो माइक्रो टीचिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो 1961 से ही पढ़ाए जा रहे हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर इन एजुकेशन जॉन डेवी स्ट्रेस्ड ऑन, देखिए जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, ठीक, तो आपको सबसे ज़्यादा इनका नाम जानने के लिए जरूर मिलेगा, वो है जॉन डेवी, ठीक। और भी कुछ स्कॉलर्स हैं या फिर राइटर्स, उनके भी नाम आप लोगों को देखने मिलेंगे, लेकिन जॉन डेवी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनमें से एक हैं। तो हमारे कह रहे हैं कि एजुकेशन में जॉन डेवी ने किस पर स्ट्रेस किया है या फिर किस पर जोर दिया है, कि लर्निंग बाय डूइंग, की कहते हैं कि जो भी आप लर्न करें उसको करके देखें। फिर अथॉरिटेरियन टीचिंग मेथड, कह रहे हैं जो टीचर है वो अथॉरिटेरियन चीज़ों, अथॉरिटी दिखाए ज़्यादा, जब तब बच्चे लर्न कर पाएंगे, या फिर रोट लर्निंग, मतलब बच्चों को रटा दिया जाए, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन है क्या हो जाएगा, कि लर्निंग बाय डूइंग, कि मतलब बच्चे उस चीज़ को प्रैक्टिकली करें और फिर उसके बाद उसी को याद कर पाएंगे आसानी से। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है वो एकदम एक सेकंड, हाँ, जो हमारा ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस इज मेड इन, कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिस है वो कैसे बनती है, इंडक्टिव मेथड से, डिडक्टिव मेथड से, ड्रिल मेथड से, या फिर डिस्कशन मेथड से। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो प्रैक्टिस हमारे किससे बनती है, जो ड्रिल मेथड होता है, ठीक। तो हमारे इसका जो थर्ड ऑप्शन है या फिर सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग, कह रहे हैं कि जो टीम टीचिंग है उसकी इसमें से कौन सी एडवांटेज नहीं है। तो हमारे ऑप्शन हैं बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, कह रहे हैं कि जो भी रिसोर्सेस हैं आप उनका सही से इस्तेमाल ना कर पाएँ। फिर है बेटर प्लानिंग, फिर है बेटर यूज ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, और लास्ट में बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर। अब देखिए ये नॉट पूछा है, क्या पूछा है, नॉट पूछा है कि आप उन चीज़ों का इस्तेमाल सही से ना कर पाए। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, कि बेटर टीम टीचिंग की जो एडवांटेज उसमें क्या नहीं होगा, बेटर फाइनेंशियल एंड बेनिफिट्स ऑफ टीचर,
ठीक, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है या फिर डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक। कह रहे हैं कि इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा मेथड है या ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है। देख लेते हैं ऑप्शंस। सेमिनार्स, वर्कशॉप, लेक्चर या फिर ग्रुप डिस्कशन। देखिए सेमिनार में आप लोगों को पता है क्या होता है, वर्कशॉप्स में लेक्चर्स में क्या होता है, ठीक। कुछ में लेक्चर क्या है, वन वे हो जाता है कभी कभी, तो कुछ में होता है कि टू वे ही होता है, ठीक। तो हमारा जो डी ऑप्शन है क्या, कि ग्रुप डिस्कशन, क्या है, ग्रुप डिस्कशन। तो इसमें क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिव और स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। हमारा जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज, यानी टीचर के सामने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैलेंज कौन सा आता है। टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखना। टू मेक स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, कि बच्चों को होमवर्क करने के लिए कहना। टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, की क्वेश्चन पेपर बनाना। या फिर टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, या फिर जो टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा इंजॉयबल बना लेना। सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, मोस्ट चैलेंजिंग क्या हो जाए कि जो टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको इंजॉयबल बना पाना। क्योंकि जब वो प्रोसेस एक इंजॉयबल लेवल पर आ जाता है तभी बच्चे उस लेवल को समझ पाते हैं, उन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्लासरूम आर बेस्ट मैनेज बाय। कह रहे हैं कि जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं क्लासरूम के वो किस तरीके से बेस्ट तरीके से मैनेज किए जा सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक रूप में, ठीक। तो पहला है द क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, द प्रिंसिपल या स्टूडेंट देमसेल्फ। अब जो भी क्लासरूम का जो मैनेजमेंट है, बेस्ट मैनेजमेंट है, भी कौन से लेवल पर, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे कौन से मैनेज कर पाए, क्या जो स्टूडेंट्स हैं खुद के लेवल पर, बिल्कुल नहीं, खुद से नहीं कर पाएंगे, प्रिंसिपल भी नहीं, सब्जेक्ट टीचर है वो भी नहीं, कौन कर पाएगा, जो हमारा क्लास टीचर होगा वो उन चीज़ों को बहुत ही आसानी से बहुत ही डीपली समझ पाएगा, उन सभी चीज़ों को सॉल्व कर देगा। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Students can be classified into four types on the basis of their learning। ठीक है, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको चार टाइप्स में बांटा गया उनकी लर्निंग के बेसिस पे, ठीक। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्स मीनिंग एंड रीजनिंग टू द लर्निंग। और इन ऑप्शंस में जो भी दिए गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा है जो कि मीनिंग और रीजनिंग को इंडिकेट करता है लर्निंग में। ठीक है, इनोवेटिव लर्निंग, एनालिटिक लर्नर, कॉमन सेंस लर्नर या डायनेमिक लर्नर। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हम सब क्या कह रहे हैं कि जो मीनिंग और रीजनिंग पर ध्यान दें, ठीक, लर्निंग के प्रोसेस में, तो वो क्या होगा, वो होगा एनालिटिक लर्नर। जो एनालिटिक मतलब एनालाइज कर पाए हर चीज़ को अच्छे से, वही क्या होगा, एक अच्छा लर्नर होगा जो कि उस मीनिंग को, उसकी रीजनिंग को समझ पाएगा। फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाइल प्रेजेंटिंग योर आइडियाज इन अ क्लासरूम इट इज़ बेटर टू। कह रहे हैं कि अपने आइडियाज़ को क्लासरूम में जब आप प्रेजेंट करते हैं उससे अच्छा क्या है कि रिकग्नाइज दैट देयर कैन बी अदर व्यूज़, कि आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि और भी लोगों के कुछ व्यूज़ होंगे। एंड रिकग्नाइज दैट स्टूडेंट आर नॉट अ होमोजीनियस मास, और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट है वो होमोजेनियस नहीं, मतलब एक जैसे नहीं है। फिर टेक डिसेंटिंग व्यूज ऑल्सो इन कंसिडरेशन, और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लोगों के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, तो आपको उन व्यूज को भी क्या करना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, मतलब ये तीनों ही चीजें सही कही गई हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन लिसन एंड अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस व्यू पॉइंट। कह रहे हैं जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात सुनता है और उसको समझने की कोशिश करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथिक लिसनिंग, एम्फेथेटिक लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग या नन ऑफ द अबव। ठीक है, कि जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे की बात सुनता है और एंड अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन व्यू पॉइंट, और उसकी बात को या फिर उस पर्सन के व्यू पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करता है, तो उस समय क्या होगा, एक्टिव लिसनिंग की एम्पैथी होती है जो तभी दी जाती है, ठीक। और कहा जाए
एम्पैथेटिक लिसनिंग हो जाएगा। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल जेआरएफ वाले। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोग अभी नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस वीडियो के एंड में दो पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट आ रही होंगी, एक तो जून की पीवाईक्यूज की और एक दिसंबर के पीवाईक्यूज की। तो आप इन दोनों को ज़रूर देख लीजिए। और अभी तक इस टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने टोटल 3 लेक्चर डाले हैं, तो आप इन 3 लेक्चर्स को देख लीजिए। अब आगे मैं इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड के और कुछ लेक्चर्स को बनाऊंगा, जब उसके बाद कम्युनिकेशन और बाकी यूनिट वाइज मैं इस तरीके से बनाता रहूँगा। सो थैंक यू एवरीवन।